दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर आरबीएससी 2022 का जो पेपर है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये साइंस का पेपर है ये बहुत मजेदार पेपर है। ठीक है, इसके सारे एमसीक्यूज में पहले आपको करवाता हूँ, है ना। बहुत अच्छे एमसीक्यूज है इसके अंदर। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नंबर का जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू है, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा एमसीक्यू है। यहाँ पर बोला है कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो देखिए, मैंने क्या बोला, चार ऑप्शन है, मैं आप चारों ऑप्शन की आपको नॉलेज देता हूं। जैसे कि अगर मैं उत्सर्जन की बात करूं, उत्सर्जन, तो उत्सर्जन में आते हैं हमारे वृक्क, मतलब बोले तो किडनी, यानी कि वृक्क बोले तो किडनी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, श्वसन की बात करूं तो श्वसन, तो यानी कि हम श्वसन किससे लेते हैं, तो इसके लिए होते हैं यूज हमारे फेफड़े। ठीक है, तो फेफड़े का यहाँ पर क्या होता है, आपका उपयोग होता है। अच्छा, परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब होता है परिवहन, और परिवहन में आता है आपका रक्त, और रक्त को पंप करने के लिए जिस अंग का यूज होता है उसका नाम है आपके हृदय। क्या होता है दोस्तों, हृदय, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, हार्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हृदय एक तंत्र का भाग है, तो हृदय किसमें आता है, परिसंचरण में। तो ऑप्शन नंबर डी इज एकदम से राइट हो गया। पोषण जो होता है वो पाचन तंत्र में आता ही है, तो पोषण पाचन तंत्र का एक भाग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब पाचन तंत्र, पोषण, तो उसमें बहुत सारे भाग हो जाते हैं, तो इसकी हम बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है, रक्तदाब या फिर इसको रक्त चाप भी बोलते हैं, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको एकदम से रटवा याद होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है 2024 में। तो कौन सा रक्तदाब मापने का, रक्तदाब नापने का जो यंत्र है उसका नाम है आपका स्पाइगमोमेनोमीटर। ठीक है, स्पाइगमोमेनोमीटर। ठीक है, अच्छा, बाकी ऑप्शन की भी नॉलेज ले देते हैं। जैसे कि अगर मैं बैरोमीटर की बात करूं आपकी, तो बैरोमीटर का जो यूज है ना दोस्तों, वो होता है हमारे यानी कि वायु का दाब मापने के लिए। ठीक है, तो अच्छा, स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो स्टेथोस्कोप आपने डॉक्टर के गले में लटका हुआ देखा होगा। स्टेथोस्कोप उसका हार्ट बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। और लेक्टोमीटर की बात करें तो लेक्टोमीटर जो होता है वो दूध की जो डेंसिटी यानी कि दूध की जो शुद्धता है उसको मापने के लिए लेक्टोमीटर का यूज करते हैं। बहरहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है स्पाइगमोमेनोमीटर। ठीक है, स्पाइगमोमेनोमीटर हमें अच्छे से याद यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक नॉलेज और यहां से ले ले कि रक्तदाब से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसका बीपी कितना होता है। रक्तदाब से स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी है, अब रक्तदाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, इसलिए शोर में बीपी, तो वो होता है दोस्तों 120/80। क्या होता है, 120/80। ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को हम बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं यहाँ पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है दोस्तों वो क्या है हमारा, तो वो है औटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी रिपीट हो सकता है। देखिए ध्यान से, औटू ग्रंथि, तो यहाँ पर औटू ग्रंथि क्या है, तो पहले तो मैं बता दूं, औटू ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि। तो यहां पर हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि का हिंदी में नाम क्या है आपके, अवटु ग्रंथि। तो जो थायराइड ग्रंथि यानी कि जो अवटु ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब थायरोक्सिन हार्मोन कौन बनाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये बनाता आयोडीन। ठीक है, आयोडीन, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और इससे हमें एक रोग होगा जिसका नाम है हमारे गलगंड रोग। ठीक है, गोइटर रोग। इस रोग में क्या होता है, जो गला होता है उस गले में सूजन आ जाती है। ठीक है, और गला एकदम से मोटा हो जाता है। तो जो थायराइड ग्रंथि है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए हमें आयोडीन को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगर बढ़े तो वो है सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं, तो मैं आपको बता दूं, क्रियाएं दो प्रकार की होती है यहाँ पर, एक होती है अच्छी ऐच्छिक क्रियाएं और एक होती है अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि ऐसी क्रियाएं जो मेरे मन से होती है, मेरी इच्छा के अनुसार होती है, और अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि ऐसी क्रिया, अब यहाँ पर अनैच्छिक की बात बोली तो मैं अनैच्छिक पे ज्यादा जोर दूंगा। तो अनैच्छिक क्रिया यानी कि ऐसी क्रियाएं जिस पर जो मेरी इच्छा से नहीं होती, जैसे कि हार्ट बीट, जैसे मेरा हृदय, तो वो हृदय कंटिन्यू बीट हो रहा है। ठीक है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, वो हो ही रहा है तो होगा, इसलिए मैं मना करूंगा तब भी वो बंद नहीं होगा। अच्छा, जैसे सलाइवा का आना, मतलब बोले तो लार का बनना, तो लार भी बनेगी तो बनेगी ही सही, है ना। तो ये ऐसी चीजें जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होती। और मस्तिष्क का एकमात्र ऐसा भाग है जो इनको कंट्रोल करता है सभी अनैच्छिक क्रियाओं को, वो है आपका मेडुला, मेडुला ओब्लांगेटा इसका पूरा नाम होता है। तो मेडुला जो होता है वो आपकी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका बीपी हो गया। ठीक है, बीपी, आपके बीपी को भी यही कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लार का बनना हो गया, लार का बनना। ठीक है, लार का बनना, उल्टी का होना। ठीक है, और यहाँ पर उबासी आना, उबासी आना। तो ये जितने भी अनैच्छिक क्रिया है इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है आपके, कौन नियंत्रित कर रहा है, वो है आपका मेडुला।
अच्छा, इसकी भी थोड़ी नॉलेज लेते हैं। कुछ ऑप्शन है, देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इनसे भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि अग्र मस्तिष्क तो आ ही गया, उसमें एक है प्रमस्तिष्क, एक है अनुमस्तिष्क। मैं आपको बता दूं कि जो प्रमस्तिष्क है ये आपका एक नाम और इसका नाम है सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम। और एक है अनुमस्तिष्क, इसका नाम है आपके सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बेलम, सेरिबेलम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, है ना, सेरिब्रम सेरिबेलम ये दोनों। अच्छा, सेरिबेलम इंपोर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सेरिबेलम का काम क्या है, तो शरीर नियंत्रण का क्या है, शरीर नियंत्रण। तो हमारे शरीर में जितने भी नियंत्रण की क्रिया है वो सब सेरिबेलम कंट्रोल करते हैं। जैसे साइकिलिंग का करना है ना, जैसे साइकिल आपको चलानी है तो उसमें बैलेंस की जरूरत है, उसमें नियंत्रण की जरूरत है, तो उस समय कौन काम करेगा, आपका सेरिबेलम, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद आपका है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या करता है, तो सेरिब्रम किस चीज को कंट्रोल करता है, तो भैया जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल की अगर मैं बात करूं, है ना, हमारी इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल, है ना। और जैसे हम मेमोरी की बात कर ले यहाँ पर, तो हमारे जो मेमोरी है ना, मेमोरी आप समझते हैं यहाँ पर याददाश्त, तो ये चेतना होगी आपकी, है ना, चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस, कॉन्सेंट्रेशन। तो इन चीजों को प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है भाई, ओके। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। 5वें क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं क्रिस्टलन जल क्या होता है। तो देखो, क्रिस्टलन जल की जो परिभाषा है वो होती है कि जो लवण है, कोई भी एक लवण है, लवण के इकाई सूत्र में, लवण के इकाई सूत्र में, कोई भी एक लवण है, उस लवण का इकाई सूत्र, जो एक फॉर्मूला होता है ना भाई, लवण जो होता है वो बहुत सारे उनसे मिलकर बना होता है ना, तो लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। तो अगर 1 नंबर में ये डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप लिख देना, यहां से मैंने यहां पर डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। तो लवण के इकाई सूत्र में, लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, आपके क्रिस्टलन जल बोलते हैं। अब यहां पर पूछा है कि ये 4 दिए हैं आपको, 4, और इन 4 में से आपसे ये पूछ रखा है कि किसमें आपके क्रिस्टलन जल नहीं है। तो देखो, दोने का सोडा का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है Na2CO3.10H2O, जिप्सम का हमने लिखा हुआ है CaSO4.2H2O, और बेकिंग सोडे का है हमारे पास NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का है हमारे पास CaSO4.12H2O। अगर आप देखेंगे तो इन तीनों में देखो, यहाँ भी 10H2 है, यहाँ भी 2H2 है, और यहाँ भी ½ H2 है, सब में पीछे, यानी कि ये लवण हो गया पूरा। और इस लवण के इकाई सूत्र में क्या है, यहाँ भी जले, यहाँ भी जले, यहाँ भी जले, लेकिन यहाँ जल नहीं है, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडे में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता है। और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि प्लीज ये चारों के चारों जो फॉर्मूले आप इनको भी याद कर ले, अच्छे से लर्न कर ले, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, धोने का सोडा, इनके चारों सूत्र, ठीक है भाई, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली एक्स गैस को पहचानिए। देखिए, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, जिसमें एक प्रयोग है जो हमने किया भी हुआ है, रजिस्टर में हमने किया भी हुआ है यहाँ पर। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो, ये पात्र है, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक अम्ल H2SO4 अम्ल दे रखा है, और इसके अंदर जिंक पटके में। तो मैं आपको बता दूं कि जो धातु है, यहाँ पर धातु क्या होगी, आपके जिंक होगी, और प्लस यहाँ पर क्या है, आपके अम्ल। जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी ना दोस्तों, तो एक तो बनता है आपका लवण, और एक बनती है आपके H2 गैस। कौन सी गैस दोस्तों, H2 गैस। इस चीज को ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस। और धातु क्या है यहाँ पर, तो जिंक है, और अम्ल क्या है यहाँ पर, तो वो है आपके पास H2SO4, ठीक है। तो जिंक और H2SO4 जब भी क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, और क्या बनेगा, तो ZnSO4 बनेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ZnSO4 और प्लस क्या बनेगा, आपका H2। तो कौन सी गैस बनेगी दोस्तों, H2 गैस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से भी क्रिया भी करता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 3 तत्व ऐसे हैं दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 से आया है क्वेश्चन। हमारे पास 3 तत्व है जो बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं, मतलब जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये 3 तत्व जो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, और इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। तो इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन है भाई, तो पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए इज एकदम अपनी क्या है, राइट है, कुछ सोचना ही नहीं। और आपको मैं बता दूं जो पोटेशियम है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया भी करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है आपके कि परावर्तन के जो नियम है वो किस पर लागू होते हैं। तो आपको पता है कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं आपके समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण।
फिर गोले भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मतलब दर्पण ऐसे तीन हो गए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मैं आपको बता दूं कि परावर्तन के नियम तीनों ही दर्पणों पे लागू होते हैं, समतल पे, उत्तल पे और अवतल पे। इसका मतलब उपरोक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। बहुत बढ़िया। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आया है न्यूमेरिकल, है ना, ये एक आंकिक प्रश्न है आपके चैप्टर नंबर, ये प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया। देखिए इसको भी इजीली कर लेंगे। उसने बोला कि पानी का जो अपवर्तनांक है वो है 1.33, मतलब आपको एन का जो मान है वो दे रखा है आपको 1.33। मुझे आशा है कि आपको ये पता होगा कि अपवर्तनांक जो होता है इसको हम एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और उसने बोला कि पानी में प्रकाश की चाल निकालो, है ना, तो पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल निकालो। तो अब एक माध्यम तो उसने क्या दे दिया, पानी दे दिया, और दूसरा माध्यम क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आपको निर्वात समझ के चलना है। तो इसका मतलब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो चुका है यहाँ पर। तो ऐसे केस के अंदर एन दे दिया, और मैं आपको बता दूं कि वी, है ना, अपन को वी निकालना है। क्या निकालना भाई, वी। वी क्या है आपके पास, तो पानी में प्रकाश की चाल, है ना, पानी में प्रकाश की चाल को हमने वी से व्यक्त किया। और इसके बाद अब हमें पता है कि भाई एक माध्यम तो क्या हो गया आपका, पानी हो गया, तो उसको वी से व्यक्त कर दिया। और एक माध्यम क्या हो जाएगा, अगर नहीं दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए वो निर्वात है, और निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n बराबर c/v। क्या होता है, n बराबर c/v। क्लियर। अब यहां से v निकालना है तो v को इधर ले जाएंगे दोस्तों, तो अगर v को इधर ले जाऊंगा मैं, इधर v आएगा, तो ये c/ क्या हो जाएगा आपके n हो जाएगा, ठीक है। और मुझे आशा है कि c का जो वैल्यू है अपने पास, c का आंसर क्या है आपके पास, तो c का जो मान है वो है 3 × 10⁸, और जो n का मान है वो है आपके पास 1.33, तो यहाँ लिख देंगे 1.33, ठीक है। अब क्या करना है भाई, 10⁸, तो ऐसा कैसे रहेगा, 3 बटे ये हो जाएगा आपके पास 1.33। क्या हो जाएगा भाई, 3 बटे 1.33, ठीक है। और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपके 10⁸, ठीक। अब आप क्या करेंगे भाई, यहाँ से जो है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे आपके, तो यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे तो ये कुछ जो आंसर है वो जो भी है 300 तो ये यानी कि जो आंसर है वो आएगा आपके 2.56 समथिंग आएगा। क्या आएगा भाई, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए से भी नहीं हो सकता, अंदर लगाओ, बी भी नहीं हो सकता। अब या तो स होगा या फिर आपके द होगा, क्योंकि 10⁸ इसमें भी है, 10⁸ इसमें भी है, और ये जो आंसर आएगा किसका आएगा, वी का। तो यहाँ पर जब आप 3 में 1.33 का भाग देंगे तो ये आएगा 2.56 इंटू 10⁸, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है, ठीक है। अब 10वें नंबर के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, 10वें नंबर के क्वेश्चन की अगर मैं क्या करूं, यहां पर आपसे बात करूं, ठीक है। तो ये आपके यहां पर पूछा कि विद्युत आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, कुलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो मैं 4 ऑप्शन के बारे में आपको नॉलेज दे देता हूं भाई। तो देखो, कुलाम जो होता है वो किसका होता है, विद्युत आवेश का होता है, ठीक है। और जो वोल्ट होता है वो किसका होता है भाई, वोल्ट किसका होता है, तो यानी कि विभव का होता है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर विभव, ताकि आपको भी याद रहे, विभव या फिर विभवांतर, एक ही बात है, विभवांतर, है ना, दोनों का मात्रक आप बता सकते हैं, वोल्ट। अच्छा, एम्पियर की बात करो तो एम्पियर किसका होता है भाई, ये होता है आपका विद्युत धारा का। क्या होता है भाई, विद्युत धारा का, ठीक है। अच्छा, ओम की बात करो तो ओम किसका होता है, तो ओम होता है आपका प्रतिरोध का। किसका होता है, प्रतिरोध का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन और तैयार कर लेंगे, ठीक है। 10वें के बाद हम आते हैं 11वें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अगर मैं 11वें क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो 11वां क्वेश्चन भी हमारे एक न्यूमेरिकल है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो यहां पर क्या दे रखा है। उसने क्या दिए गए परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालिए। मतलब ए कहां है यहाँ पर, ये रहा आपका, और बी इसके मध्य। तो मैं बताऊं आप इसको कैसे समझे, देखो ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ए से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, कोई भी आई विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो आप देखो जब आई यहां से प्रभावित होगी तो इसके सामने 2 रास्ते, एक ही ये वाला रास्ता और एक ही ये वाला रास्ता। अब इस वाले रास्ते पे जब विद्युत धारा जाएगी तो यानी कि यहां से, अब यहां तो इसके एक ही रास्ता, तो यहां से यहां तक एक की विद्युत धारा जाएगी और एक विद्युत धारा यहां जाएगी। इसका मतलब इन दोनों में तो धारा सेम रहेगी और इसमें अलग रहेगी। इसका मतलब ऊपर वाले जो दोनों है, ये यानी कि ये दोनों, ये कौन से क्रम में होगी, ये दोनों जाएंगे आपके श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा यहां से यहां तक सेम रहेगी, है ना। तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे आपके। तो आप अगर इसको ऐसे बनाना चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। जैसे ऐसे करके ये हो गया आपका ए पॉइंट, ठीक है। अब आप यहाँ ऐसे इन दोनों को एक साथ बना ले, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर यहां से नीचे की तरफ एक ही है तो आप इसको ऐसे भी बना लें और ऐसे करके ऐसे करके, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, क्लियर। अब यहां पर आपको ऊपर है 2 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओम, ये हो जाएगा आपका 2 ओम, और नीचे को हो जाएगा आपका 4 ओम, ठीक। अब कैसे सोल्व करें, मैंने कहा देखो ये दोनों किसमें, श्रेणी में।
तो आपको होता है अगर ये दोनों श्रेणी में, तो यार जो तुल्य प्रतिरोध अगर श्रेणी में तो क्या होता है, जुड़ के आता है। तो अगर मैं इसको R1 बोलूं, अगर मैं इसको R1 मानूं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 2 और 2 कितना जाएंगे, 4 ओम। तो ये जाएंगे आपके 4 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में ना प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो जुड़ के आता है, सभी प्रतिरोध जुड़ के आते हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकलता है। और इसको मैंने क्या मान लिया, आपके R2 मान लिया। तो अब ये जो दोनों है, अब ये जो दोनों है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो मिले और एक ये दोनों किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में, ठीक है। अब समांतर क्रम में क्या होता है आपका, तो आपका होता है 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 और बटे 1/R2। तो 1/R1 मतलब बोलो 1/4 और प्लस ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/4। अब यहाँ पे 1/R चल रहा है आपका। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1/4 1/4 4 ही आएगा। अब नीचे से में तो ऊपर भी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और आपको देखिए 1/R है तो यहाँ पलटी खिलाना पड़ेगा। अगर इधर उल्टा करेंगे आप तो इधर भी उल्टा करेंगे, तो यानी कि R का जो मान है वो आ जाएगा आपका 2 ओम। कितना जाएगा दोस्तों, 2 ओम। तो ऑप्शन नंबर इज राइट। क्लियर दोस्तों, 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम इस बार का जो सिलेबस इसमें कट चुका है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 2000 आरबीएससी 2022 का जो पेपर है इसके एमसीक्यूज मैंने आपको करा दिए, और ये बहुत अच्छे एमसीक्यूज है जो 2024 में आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो प्लीज आप इनको अच्छे से पढ़े, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको आगे और शेयर करें ताकि और बच्चों को भी यहाँ पर फायदा हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।